हे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं या तो आपके प्रीवियस किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है या उसके आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने उन दोनों वीडियो में कराए हैं, तो उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस बाय स्टडिंग वूज स्कैटरिंग फ्रॉम गोल्ड फॉयल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका अल्फा रेज, सेकंड ऑप्शन है आपका बीटा रेज, और आपका जो थर्ड ऑप्शन वो है गामा रेज, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है एक्स रेज। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रदरफोर्ड ने आपका ये कौन सा प्रकीर्णन का अध्ययन किया था, जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने कौन सी रेज का यूज किया था। सिंपली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था या फिर जो रदरफोर्ड ने स्टडी की थी एटम के बारे में, तो उसमें उन्होंने कौन सी रेज का यूज किया था। ऑप्शन है आपके सामने अल्फा रेज, सेकंड है बीटा रेज, आपका थर्ड है गामा रेज, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है एक्स रेज। देखिए, आपके इस क्वेश्चन से इसमें पता चल रहा है कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, आपकी रदरफोर्ड ने की थी। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसकी फॉइल का यूज किया गया था, यानी कि आपकी किसकी फॉइल का यूज किया गया था, गोल्ड। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गोल्ड की, सिल्वर की, तो आपको किसकी फॉइल का यूज किया गया था, इसमें गोल्ड की फॉइल का। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सोल्व हो गए, और इसका आंसर दीजिए। और इसका आपका राइट आंसर होगा अल्फा रेज। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज का यूज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका अल्फा रेज, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाय n देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल बी। यानी कि देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर हम n से डिनोट करें तो जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एन ऑर्बिटल विल बी। तो आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल बी, यानी कि आपकी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो पूछा है, और वो भी आपका जनरल केस पूछा है। देखिए, आपका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका n स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन आपका 2n क्यूब, थर्ड ऑप्शन आपका ओनली n, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है 2n स्क्वायर। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, हमें एग्जाम्पल लेते हैं आपका ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल लिया मैंने ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसका मास नंबर होता है 16। इसका मास नंबर कितना होता है 16। ये सब मैं आपको पीरियोडिक टेबल में डिटेल से कराने वाली हूँ। एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको पीरियोडिक टेबल ब्रीफ में समझाऊंगी, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताऊंगी, मतलब जो आपके जिनके आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जल्द ही। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 2, और इसका मास नंबर है 16। तो हमें इसके सिर्फ एटॉमिक नंबर का यूज है। देखिए, आपका मैंने कल समझाया था, ये न्यूक्लियस बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आपके न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं आपके
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिटल है और ये आपकी सेकंड ऑर्बिटल है और ये आपकी इसकी थर्ड ऑर्बिटल। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, यानी कि देखो आप फिल करते हैं, मैंने कल समझाया था कि आपका फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना आता है, आपकी कितनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकती हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होगी। सेकंड आपकी ऑर्बिटल में कितनी 2 8, सेकंड में कितनी 2 8, यानी कि 8। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसका सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यानी कि 8 में से 2 लेस कर देते हैं, कितने बचे आपके पास बचे हैं 6, आपके पास बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इसमें 2 इसमें फिल होगी, अब इसमें 6 फिल होंगी, 1 2 3 4 5 और आपका 6, यानी कि आपकी 6 इसमें फिल होगी। अभी इसके पास देखो आपके सेकंड ऑर्बिटल में ही 6 फिल हुई हैं, अभी 2 तो इसमें और आ सकती हैं, तो अभी हम थर्ड ऑर्बिटल पे नहीं जाएंगे, पहले हम सेकंड ऑर्बिटल को फुलफिल करेंगे एंड देन हम थर्ड ऑर्बिटल पे जाते हैं। तो देखिए अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये थर्ड ऑर्बिटल पे नहीं जाएगा, आपकी सेकंड ऑर्बिटल पे ही रहेगा। तो इसने जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है और इसने पूछा है आपका जनरल केस। जैसे अब ये क्या था, इसमें एटॉमिक नंबर छोटा था, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बट अगर मान लो कि आपसे कोई ऐसा दे दिया एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी बड़ा है और आपको उसका पता नहीं है और आपसे पूछ लिया कि इसकी जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसका पता लगाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला है आपका 2n²। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपका 2n² जनरल फॉर्मूला होता है। अब 2n² समझिए, 2 हो गया, n क्या है यहाँ पे कि एक ऑर्बिटल में कि ऑर्बिटल कौन से नंबर की है। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और n क्या है आपकी ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये आपकी है n की वैल्यू यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल पे जाती है आपकी सेकंड ऑर्बिटल और ये आपकी है थर्ड ऑर्बिटल। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखो अगर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू 1, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आपका 2 आ गया, यानी कि आपकी फर्स्ट ऑर्बिटल में कितनी इलेक्ट्रॉन फिल हो सकती है मैक्सिमम 2। अब बात करते हैं आपकी सेकंड ऑर्बिटल की, तो सेकंड ऑर्बिटल में क्या है देखिए 2 इंटू में आपका, अब ऑर्बिटल कौन सी है सेकंड, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो 2 इंटू में 4 यानी कि आपका सेकंड ऑर्बिटल में कितनी आ सकती हैं 8, सेकंड ऑर्बिटल में कितनी आ सकती हैं 8। अब बात करते हैं आपकी थर्ड ऑर्बिटल की, तो जैसे थर्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 9 इंटू में 2 यानी कि आपकी 18, आपकी थर्ड ऑर्बिटल में कितनी आ सकती हैं, थर्ड ऑर्बिटल में आपके आ सकती हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे आपको याद ना करना पड़े कि जैसे मान लो फर्स्ट में 2 आएगा, सेकंड में आपके 8 आएगा, थर्ड में आपके 18 आएगा एंड देन फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा, इस तरीके से आपको ये लर्न ना करना पड़े, उसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है और आपका जनरल फॉर्मूला होता है 2n²। तो इसका राइट आंसर होगा 2n²। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है who proposed uncertainty principle, who proposed uncertainty प्रिंसिपल, यानी कि आपका अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था अनिश्चितता। देखो अनसर्ट इसको क्या बोलते हैं अनिश्चितता, अनिश्चितता का सिद्धांत आपका किसने दिया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आइंस्टीन, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइंस्टीन, सेकंड ऑप्शन आपका हाइजेनबर्ग, थर्ड ऑप्शन आपका रदरफोर्ड और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है पाउली। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका पाउली।
तो राइट आंसर दीजिए। देखो आपका, मैं आपको ऑप्शन कैंसिल करना सिखाती हूँ। रदरफोर्ड तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने तो आपका इसमें एटम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो आपका ये सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग और है आपका पाउली। देखो जो आपका पाउली है, इसने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, जिसमें इन्होंने आपको ये इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है, कि इलेक्ट्रॉन को आपको, इलेक्ट्रॉन की जो आपकी फिलिंग होती है वो कैसे होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी आपकी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी इलेक्ट्रॉन फिल होती हैं। तो इसके बारे में आप उसे किसने बताया था? पाउली ने बताया था। ये इन्होंने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। अब आपके पास ये, यानी कि आपका डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन बी। तो आप जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है आइंस्टीन, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आइंस्टीन। इन्होंने आपकी फोटोन से रिलेटेड, फोटोन के बारे में बताया था आइंस्टीन ने, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, फोटोन के बारे में, और यानी कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था आपका आइंस्टीन ने। तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? आपका ऑप्शन बी, जिसमें आपका क्या है? हाइजेनबर्ग, यानी कि जो आपका अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कवरर ऑफ मेसोन, यानी कि आपका मेसोन पार्टिकल के खोजकर्ता कौन थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके मेसोन पार्टिकल के खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए जो आपका ऑप्शन वो है पाउली, सेकंड है आपका युकावा, थर्ड है आपका चैडविक, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है थॉमसन। अब देखो आपने ऑप्शन देखे और आपने ऑप्शन देखते ही ऑप्शन डी को आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो आपका थॉमसन है, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी आपकी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जे थॉमसन ने। चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी? चैडविक ने की थी आपकी न्यूट्रॉन की, चैडविक ने आपकी किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की। अब अभी जैसे पाउली, पाउली के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया है आपको कि इन्होंने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, जिसमें इन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन को आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में कैसे फिल करते हैं उसके बारे में बताया था। तो आपका ये ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। कौन सा बचा? ऑप्शन बी, युकावा, यानी कि आपका मेसोन के खोजकर्ता कौन थे? युकावा था, युकावा थे। तो देखिए आजकल है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने में सिंपल लगेंगे, बट आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल साइंस की फील्ड से हैं उनके लिए बिल्कुल इजी है, बट जो आर्ट की फील्ड से हैं उन्हें यही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, और आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और उस टाइम प्रेशर की वजह से ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी जो आपका एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, पेपर कैसा पूछा जाता है? बिल्कुल ईजी, मतलब इजी लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बिल्कुल, और एग्जाम हॉल में आपका वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनसे ही आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है, आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो मतलब जो अभी आपका पैटर्न चला हुआ है। देखिए आपके पीछे क्या था एग्जाम्स में कि काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी क्या कैसा पैटर्न है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट, हाई लेवल तो अब पूछते ही नहीं है, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन है आज का, व्हाट हैपन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि जो आपका सिंगली आयनाइज्ड, यानी कि जो आपका सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम है उसमें क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन आपके 6 प्रोटॉन
एंड 6 न्यूट्रॉन, यानी कि आपके 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। जो आपका सेकंड ऑप्शन वो है 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है आपका 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका लास्ट ऑप्शन वो है 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपका सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम का मीनिंग क्या होता है। सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम, देखो जो सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को, देखो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। पहले नॉर्मल कार्बन, देखो नॉर्मल कार्बन में क्या होता है आपका 6 एटॉमिक नंबर होता है और 12 मास नंबर होता है। मास नंबर में क्या क्या होंगे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर में क्या क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपका जो एटॉमिक नंबर में क्या होता है आपका, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ये इक्वल होता है। तो इन्होंने क्या किया सिंगल आयनाइज्ड का, यानी कि इन्होंने एक आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यानी कि ये तो है सी और वो होगा आपका C+, यानी कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम है, जो सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम है उसमें आपके क्या होंगे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो देखो अब C+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने बच गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बच गए 5। और अब यहाँ से आपको पता चल रहा है ना मास नंबर से, मास नंबर कितना है इसका 12, तो इसमें से आपको प्रोटॉन कितने हैं 6 और आपके न्यूट्रॉन कितने हैं 6। तो ये देखिए आपके प्रोटॉन 6 रहेगा, न्यूट्रॉन 6 रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा। तो देखो आपका ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट, आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि आपके प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 6 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अभी एक बार ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें आपके हैं 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि 5 प्रोटॉन नहीं, अपने 6 प्रोटॉन होने चाहिए। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। अगर आपसे नॉर्मल कार्बन के बारे में पूछता तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक होती, बट इन्होंने पूछा आपका सिंगल आयनाइज्ड कार्बन एटम के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। अब बात करते हैं आपके लास्ट ऑप्शन की, वो है आपने क्या दे रखा है इसमें 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर है 12 और इसमें क्या दे रखा है 12 प्रोटॉन। ये बिल्कुल गलत है, मास नंबर आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सारा का सारा आपके प्रोटॉन नहीं हो सकते, तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। या फिर आप ध्यान रख लीजिएगा कि सिंगल आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल आयनाइज्ड कार्बन का ही केस नहीं, आपका कोई भी केस दे दें, जैसे मान लो ऑक्सीजन का दे दिया, क्लोरीन का दे दिया, तो क्लोरीन का दे देंगे। जैसे मान लो उन्होंने क्लोरीन का केस दिया और उन्होंने पूछा सिंगल आयनाइज्ड क्लोरीन एटम, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो उतने ही होंगे जितने आपके एक सिंपल क्लोरीन एटम में होते हैं। बट अगर उसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक चेंज हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक चेंज हो जाएगा, यानी कि एक लेस कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम इज प्राइम, एटम इज प्राइम, इट वॉज प्रपोज्ड बाई हु अमोंग द फॉलोइंग। यानी कि देखो एटम इज प्राइम, इसका मतलब क्या है कि परमाणु अभाज्य है। यह मतलब ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी थी, ये पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में कि परमाणु अभाज्य है या परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते। प्राइम का मतलब यही है कि आपका एटम अभाज्य है, हमें एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी थी। ऑप्शन देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन वो है डाल्टन, सेकंड ऑप्शन आपका बर्जीलियस, और जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है रदरफोर्ड, और जो आपका लास्ट ऑप्शन वो है एवोगैड्रो। तो
तो देखो अवोगाड्रो तो नंबर है, अवोगाड्रो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अवोगाड्रो नंबर की संख्या कितनी होती है, देखो अवोगाड्रो नंबर होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻22। ये आपकी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। आप इसका राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए आप इसका। डाल्टन होगा या बर्जिलियस होगा या आपका रदरफोर्ड होगा। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था ना कि फर्स्ट आपका ये जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देखो ये जो आपकी मैंने एवोगैड्रो संख्या बताई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई। यहाँ जो आपका ये जो है आपका यहाँ पे 2 3, कहीं कहीं आपको किसी किसी केसेस में आपको देखो 3 भी मिल सकता है और आपको 2 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए। जो इसकी पावर है, जो इसकी पावर है वो होगी आपकी, वो होगी आपकी 2 नहीं होगी, यहाँ पे 3 होगी, यानी कि आपकी यहाँ पे 23 इसकी पावर होगी। और इसकी जो यूनिट है, और इसकी यूनिट होती है मोल -1, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन आपसे दे देंगे और ऑप्शन बिल्कुल सेम देंगे बट आप यूनिट में मिस्टेक कर देंगे, मोल दे देंगे बट पावर में -1 नहीं देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 6.022 की जगह 6.023 भी ठीक होता है और आपका ठीक होता है, बट पावर 23 ही होगी आपकी, और आपका 022 भी ठीक है और 23 भी ठीक है। तो देखिए वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो डाल्टन है, डाल्टन साहब ने आपका फर्स्ट टाइम बताया था। सबसे पहले एटम के ऊपर डिस्कशन या फिर ये कहूँ कि एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कौन लेके आए थे, डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। इसमें उन्होंने बताया था कि आपका एटम अविभाज्य है, यानी कि हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद तो काफ़ी मॉडल आए थे, प्लम पुडिंग मॉडल आया था, आपका रदरफोर्ड मॉडल आया था, एंड मतलब तभी पता चला था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी। यानी कि जो आपकी सेकंड ऑर्बिट है, जो आपकी सेकंड ऑर्बिट है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। आज की वीडियो में जो मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन कराया है वो बिल्कुल सेम यही था, बस उसमें जनरल केस में आपसे फॉर्मूला पूछा था, इसमें इन्होंने आपका ऑर्बिटल मेंशन करके आपसे पूछ लिया कि उस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है आपका 32 और आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 18 और आपका लास्ट ऑप्शन है वो है 2। देखिए अब इस केस में आपके पास मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास 2 केस बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में 2n², अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो यानी कि 2n², तो 2n² यानी कि आपसे आपकी कौन सी ऑर्बिट दे रखी है, सेकंड ऑर्बिट, यानी कि n की वैल्यू दे दी इन्होंने 2, n की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने 2, तो 2 की पावर 2 4 और 4 इंटू में 2 8, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका 8। ये तो आप तब कर सकते हैं इतनी इजीली जब आपको फॉर्मूला लर्न है। अगर बात करते हैं आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो उस केस में आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे न्यूक्लियस, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना के फर्स्ट सेल एंड देन आपकी सेकंड सेल एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ, कितनी भी सेल हो सकती हैं। तो फर्स्ट में मैंने बताया था आपकी 2 फिर 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको फिर तो आपको कोई भी एग्जांपल लेके आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस टाइप की स्ट्रक्चर बना के। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपने इसमें वैल्यू पुट की और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 8। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है 8, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, इस तरीके से आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी। तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की,
और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एटॉमिक नंबर ऑफ, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द एटॉमिक मास इज 23, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इट विल बी। यानी कि इसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, आपसे तीनों ही चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा आपका सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर 11 एंड देन आपका है क्या पूछा गया आपसे, ये इसका मास नंबर कितना है 23। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो इसमें क्या है, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला समझाया था, एटॉमिक ये मास नंबर क्या होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और किसके इक्वल होता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो आपका देखो यहाँ से आपके प्रोटॉन भी फाइंड आउट हो गए, प्रोटॉन फाइंड आउट हो गए आपके कितने हैं, प्रोटॉन फाइंड आउट हो गए आपके 11 और जो आपका इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो गया आपके वो भी 11। या फिर आप एक काम कीजिए सीधा आप इसे फॉर्मूले में पुट कीजिए कि आपका मास नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है आपका मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर की वैल्यू गिवन है आपको 23 और आपकी प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन की वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो गई ना, एटॉमिक नंबर की प्रोटॉन की है 11 प्लस में न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 23 माइनस में 11 यानी कि आपके न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी आपकी 12। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में है, आप इनकी सीक्वेंस देखिए, एक ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 11 11 12, देखो सही है ये बिल्कुल, अगर देखे माइंड से मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट होके तो ये सही है बिल्कुल। 11 11 12 अपनी 11 प्रोटॉन थी, 11 इलेक्ट्रॉन थी और आपकी 12 न्यूट्रॉन आई है। बट आप सीक्वेंस देखिएगा, आपकी सीक्वेंस किससे पूछी गई है कि फर्स्ट आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉन कितनी थी आपकी 11, तो 11 ये सही है बिल्कुल 11 सही है। एंड देन आपकी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितनी आई थी अपनी 12, गलत हो गया सेकंड पे 12, 11 नहीं 12 आना चाहिए। अब आज का ये सॉरी बी के ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपनी कितनी आई है 11 बट इन्होंने कितनी दे रखी है 12, तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बात करते हैं आपकी थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन है आपका जो जिसमें आपसे यानी कि फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी आपके 12 दे रखे हैं, तो आपका ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। और आप अब आपके पास कौन सा बच गया ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। देखो इलेक्ट्रॉन अपने कितने आए थे 11, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई थी 12 एंड देन आपकी प्रोटॉन कितने हैं 11, तो यानी कि आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन बिल्कुल मतलब करेक्ट निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है कि जल्दबाजी में ऑप्शन यानी कि ऑप्शन देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे हम सीक्वेंस देखना भूल जाते हैं उस टाइम पे प्रेशर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टिकल विद 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स आपसे दिए गए हैं और आपसे पार्टिकल पूछा गया है, पार्टिकल पूछा गया है। देखो अब बात करते हैं आपकी 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने देखो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी समझाया था और जो पीछे के 2 वीडियो थे उनमें भी मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर क्या होता है, एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। और कल वाले वीडियो में तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करते हैं वो भी सिखाया था। तो जो आपकी जो लास्ट 2 वीडियो हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं,
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है। तो उन दोनों वीडियो को आप बिल्कुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब यहाँ से हमें एक मतलब एक क्लू मिल गया। क्या क्लू मिला है कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल है, आपके किसके इक्वल होते हैं, वो आपका एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि इसका एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक नंबर है 18। देखो इनमें ऑप्शंस को देखते हैं तो आगे कुछ मतलब माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। 18 आपके एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बट अगर मान लो ऐसा होता कि आपको इनके एटॉमिक नंबर या मास नंबर गिवन नहीं होते और सीधा आपसे पार्टिकल पूछ लिया जाता है, यानी कि आपसे मान लो ओनली ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं आपसे, मान लो क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन और आपका ये है सल्फर और ये है आपका पोटेशियम, यानी कि इस टाइप के आपको सिंबल दे दिए गए होते और आपसे फिर पूछते। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपका 18 है, यानी कि आपको 18 आपका एटॉमिक नंबर है। तो अब इस केस में आपको क्या होना चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल लर्न होने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 18 एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है। 18 जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, आपका आर्गन का। तो आप इजीली आंसर दे देते। बट अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो इसका मास नंबर मतलब फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे देखो मास नंबर इसका फाइंड आउट करते हैं। मास नंबर किसके इक्वल होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर इसमें आपके जो न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी 20 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स और आपका 18 इलेक्ट्रॉन। देखो अब यहाँ से आपको पता चल गया ना कि आपका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या था आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट। अब जब आपको एटॉमिक नंबर का पता चल गया तो आपको ये भी पता होगा कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, आपका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू भी पता चल गई आपको कितनी है, 18 प्लस 20 प्लस 18, यानी कि इसका मास नंबर कितना आ गया, इसका मास नंबर आ गया आपका 38। तो इससे आपको इससे भी पता चल जाएगा कि आपका मास नंबर 38 है और 18 उसका एटॉमिक नंबर है। तो कौन सा पार्टिकल है, वो कौन से पार्टिकल की बात करें आपसे, आर्गन की। देखो यहाँ से ये भी देखो 18, ये भी याद होगा कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, आर्गन का 18, आपका पोटेशियम का 19 और सल्फर का आपका 16। देखो ये सब आपको याद होंगे, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 30 से 40 ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे पार्टिकल हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। दो चार कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके मास नंबर लर्न करने हैं। नहीं तो ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि उससे दो गुना उसका मास नंबर होता है। पर दो चार ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिनको उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनका दो गुना या उनसे मतलब या तो उससे एक ज़्यादा होगा या उससे एक कम होगा। तो ऐसे एलिमेंट का आपको मास नंबर भी लर्न करना है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको डिटेल से कराऊंगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम, यानी कि यहाँ से बात कर रहे हैं आपके एनायन की, यानी कि आपके ऋण आवेशित। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। यानी कि देखो ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ग्रेटर देन, फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन है आपका ये आपके सेकंड ऑप्शन है लेस देन द एटॉमिक नंबर। ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, देखो ये है आपका सेकंड ऑप्शन है, यानी कि लेस देन द एटॉमिक नंबर, लेस देन द एटॉमिक नंबर, ये इसका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपका मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, मोर देन द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, और आपका लास्ट ऑप्शन है लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, आपके एटॉमिक नंबर के। और मतलब इसका एनायन का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि सिंगली आयनाइज्ड एटम, सिंगली आयनाइज्ड एटम, उसमें आपका वो था पॉजिटिवली चार्ज, बट यहाँ पे एनायन है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, यानी कि एक उस पर बढ़ गया। और चाहे आप कार्बन का लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन का एनायन है, सी नेगेटिव है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी किसकी संख्या में चेंज होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होता है। यानी कि कोई भी केस दे दे आपको, कार्बन दे दे, क्लोरीन दे दे, सल्फर दे दे, कोई भी केस दे दे, और वो चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, बट अगर वो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, उसके प्रोटॉन की संख्या में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये बिल्कुल गलत है कि आपके एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा। ये स्टेटमेंट आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। और जो आपका बी ऑप्शन है वो है लेस देन द एटॉमिक नंबर, लेस देन द एटॉमिक नंबर, यानी कि आपके एटॉमिक नंबर से लेस होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको समझाया कि उसके आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं में चेंजमेंट होता है, या तो वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कब होंगे एनायन वाले केस में, और कम कब होंगे आपके कैटायन वाले केस में, आपके कम हो जाएंगे। तो ये आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, नहीं भाई ये भी ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है कि आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो आपका पॉजिटिवली चार्ज एटम हो या फिर वो नेगेटिवली चार्ज एटम हो, किस पे इफेक्ट होता है, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपका चेंज होता है। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बच गया, वो है लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। एग्जांपल मान लो, एग्जांपल लिया है कार्बन का, ये है आपका सी प्लस, ये आपका कौन सा है, सी प्लस। अब बात करते हैं आपकी सी की, नॉर्मल कार्बन की, और इसमें बात करेंगे आपके सी नेगेटिव की। तो देखो जो सी प्लस है, सी प्लस यानी कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, और जो इसका मास नंबर वो है, इसका मास नंबर वो है 12, मास नंबर कितना है इसका 12। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 6, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है आपका, एटॉमिक नंबर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हुआ, यानी कि आपकी प्रोटॉन्स की संख्या में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये आपका था सी प्लस का केस। अब बात करते हैं सिंपल कार्बन की, जो मतलब कोई भी उस पर चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें भी इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, मास नंबर 12, इसमें भी आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो इसमें भी आपकी देखो, ये है आपका सिंपल आपका कार्बन का केस, ये है आपका सी पॉजिटिव का। देखो इसमें भी एटॉमिक नंबर 6, इसमें भी एटॉमिक नंबर 6। और अब बात करते हैं आपका सी नेगेटिव का, यानी कि कार्बन एनायन का। इसमें देखो, इसमें आपका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इसमें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर वो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, और इसमें भी सेम, यानी कि आपका जो आपका नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका सिंपल कार्बन एटम हो, उसमें प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। देखो इलेक्ट्रॉन्स की अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कमी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की आपकी
कमी हो जाएगी। पॉजिटिव वाले केस में आपकी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब बात करते हैं आपकी इसमें सी वाले, इसमें सिंपल केस में तो आपकी कोई कमी नहीं होगी, सेम जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, सी पॉजिटिव वाले केस में आपके पास बच गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। और आपका जो आपका नॉर्मल कार्बन है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, सेम एज इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि आपके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब बात करते हैं इसकी कार्बन एनायन की। कार्बन एनायन में आपके देखो, इसमें मैंने बताया था कार्बन जो आपका कैटायन है उसमें आपके पॉजिटिव होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई थी, बट एनायन के केस में आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होते ही आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7। तो ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि बच्चा बस एक ही चीज़ लेके आता है माइंड में, पॉजिटिव है तो इंक्रीमेंट होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट होगा, बट यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे रिवर्स होता है। पॉजिटिव के केस में क्या होती है, आपके कम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके नेगेटिव के केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मैंने आपके इसके देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपके 30 क्वेश्चन सोल्व करा दिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। कल मैं आपको कराने वाली हूँ रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन कराने वाली हूँ कल मैं आपको, जिसमें मैं आपको रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो मैं लेके आने वाली हूँ कल के वीडियो में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।